दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर यूएई से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। दरअसल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRE की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया है कि यूएई से सोने और चांदी के आयात में तेज बढ़ोतरी हो रही है। ये घरेलू आभूषण उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है और देश के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। GTRE ने कहा है कि अगर इन समस्याओं को हल किया जाए तो घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखा जा सकता है और रेवेन्यू का लॉस को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएई के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की तत्काल समीक्षा करने की भी मांग की है। इस समझौते के तहत भारत को यूएई से सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरे बिना किसी शुल्क के आयात करने की अनुमति है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और CEPA को लेकर समझौता हुआ था और इसी को लेकर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इससे भारत को नुकसान हो रहा है और भारत के उद्योग पर इसका काफी गहरा असर पड़ रहा है। GTRE की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के कारण भारत को हर साल 63,375 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सोने और चांदी के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे घरेलू हीरा और आभूषण उद्योग को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर आयात गिफ्ट सिटी से हो रहे हैं, जहां पारदर्शिता की समस्या है। रिपोर्ट में इस समझौते की तत्काल समीक्षा की जरूरत बताई गई है। अभी दुबई से 5% शुल्क पर सोना आयात किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्षों में ये शुल्क शून्य हो जाएगा अगर मिश्रण में 2% प्लेटिनम शामिल हो। वहीं यूएई से चांदी के आयात में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि CEPA के तहत 8% शुल्क है, जबकि वैसे 15% शुल्क होता था। इससे शुल्क अंतर का लाभ उठाया जा रहा है। टैरिफ में कटौती के कारण जिस तरह से लगातार सोने और चांदी के आयात यूएई के साथ बढ़ रहा है, इससे कटे और पॉलिश हीरे की इंडस्ट्री को भी बड़ा खतरा हो सकता है। GTRE ने कहा है कि कई आयात रूल्स ऑफ ओरिजिन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए वे छूट के अयोग्य नहीं है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना है। साथ ही GTRE ने इसमें ऑडिट की मांग की है। अब दोस्तों, क्या भारत को इसमें ऑडिट करवाना चाहिए और क्या FTA और CEPA को एक बार फिर से रिव्यू भारत को करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि समझौते से भारत को भी काफी फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है। पिछले 3-4 दिनों से हमारी नजर चीन पर काफी ज्यादा है, क्योंकि चीन इंडियन ओशियन में लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और अपने जहाजों को भेज रहा है, तो वहीं अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। इसीलिए हमें अपने दुश्मन की ताकत को जानना भी जरूरी है। जहां एक तरफ चीन ने हाल ही में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31B को दुनिया के सामने लेकर आया था, वहीं पर अब एक और बड़ी कामयाबी चीन ने प्राप्त कर ली है। आप स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चीन और जापान को हाइपरसोनिक के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। चीन और जापान के बीच तनातनी और हथियारों की होड़ एशिया में एक नई रेस शुरू कर सकती है। चीन की मिसाइल डिफेंस रडार की सफलता और जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने पूर्वी एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने का संकेत दिया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंघुआ विश्वविद्यालय के चीनी वैज्ञानिक ने एक नया रडार बनाया है, जो बेहद सटीकता के साथ 10 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। चीन के नए रडार में लेजर तकनीक और एक नए एल्गोरिथम का विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। वहीं दूसरी ओर यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक नेवल न्यूज ने इसी महीने रिपोर्ट दी है कि जापान की तकनीक और लॉजिस्टिक्स एजेंसी ने हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल सफल लॉन्च का दावा किया है। ये देश की रक्षा क्षमताओं में एक अहम प्रगति को दर्शाता है। ये एक हाइपरसोनिक हथियार है जिसकी अनुमानित सीमा 900 किलोमीटर है और इसे 2026 में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा तैनात किया जाएगा। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते सैन्य खतरों के बीच जापान ने HVGP के उत्पादन में तेजी ला दी है। प्रमुख सैन्य शक्तियों के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के प्रसार ने उनके खिलाफ बचाव की चुनौतियों को सामने ला दिया है। अब दोस्तों, पिछले 2-3 साल में पहली बार है जब जापान अपने हथियारों की संख्या को और नए अत्याधुनिक हथियार को बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अभी तक जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले रखी थी, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हुआ और जिस तरह से अमेरिका ने उस तरह से
फिर यूक्रेन का साथ नहीं दिया। साथ ही जिस तरह का माहौल साउथ चाइना सी में इस समय बन रहा है उसको देखते हुए अब जापान भी अपनी मिलिट्री की ताकत को इनहेंस करने की दिशा में आगे बढ़ चला है। जापान तकनीक के मामले में कितना उन्नत है और बाकी दुनिया से कितने अत्याधुनिक तकनीक इनके पास है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में अब अगर हथियारों के क्षेत्र में भी जापानी लोग उतरते हैं तो जापान कई अलग अलग तरह के नए हथियार विकसित कर सकता है जो दुनिया को चौंका सकते हैं। और ये हम देख भी सकते हैं जिस तरह से हाइपरसोनिक HVGP का परीक्षण जापान के द्वारा किया गया है। वैसे दोस्तों जापान भारत का एक मित्र देश है और वहीं हम दोनों का सेम दुश्मन देश है। ऐसे में भारत को जापान के साथ मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और इजराइल की तरह ही जैसे भारत और इजराइल साथ में मिलकर हथियार बनाते हैं जापान के साथ मिलकर भी हथियार बनाना चाहिए। वहीं शुरुआत में हो सकता है कि भारत को जापान की मदद करनी पड़ेगी लेकिन इन फ्यूचर इससे भारत को भी काफी फायदा हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।